सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब ने मियां वाली में नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात या अपनी रिजर्वेशंस ज़ाहिर की हैं, जबकि ख़ुद उनकी वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर इत्मीनान कर चुकी थी। इत्मीनान से मुराद कि वो समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या कहा था वो देखिए। शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया, मुझे अभी तक पता नहीं है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं। और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। राइट जी, अब जरा दिखाएं डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत जो कि मौजूद थी इस तकरीब में, वो क्या कहती हैं। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। जब भी मेरी आपसे मुलाकात हुई है तो मैंने आपको बताया है कि वो डेफिनेट ही इज अ सिक मैन, बीमार हैं। उनकी बीमारी के बारे में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि कोई हमने थोड़ी बीमार किया उनको। आपको पता है कि उनकी बीमारी का बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। 2000 की दिहाई में उनके ऑपरेशन हुए, फिर उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब वो फिर दोबारा इंग्लैंड गए, उनकी ट्रीटमेंट हुई। टेम्पोनाट की हिस्ट्री है, ये सारी हिस्ट्री तो मौजूद है ना। ये किसी से कुछ छुपी ढकी छुपी बात है कि शुगर की तकलीफ है। उनके किडनीज का फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो भी आप लोगों को हर मर्तबा रिपोर्ट के अंदर बताया। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। राइट, वज़ीर आज़म सवाल उठा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है और शायद बीमारी बहाना है। क्या वज़ीर आज़म ये कहना चाहते हैं कि ये डॉक्टर्ड किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो पेश की गई, जबकि वज़ीर सेहत, जो सिर्फ वज़ीर सेहत नहीं है, खुद एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, वो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब जेन्युइनली सिक हैं, नवाज शरीफ साहब को बहुत क्रिटिकल बीमारियां हैं। ये क्या हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म? क्यों नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर सवाल उठाने का मकसद क्या है? अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो बेहतर होता कि पहले आप अपनी वज़ीर सेहत से कहते कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें। जो रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की दिखाई गई, पेश की गई, मरीज के सैंपल भी मौजूद होते हैं काफ़ी दिन तक लैब्स के अंदर, उन सैंपल्स को देखा जा सकता है। तो कहना क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, ऑनर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में, कराची से आपका बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली में, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, आपका बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और सदर हैं बिजनेस और कॉमर्स विंग के भी PMLN के, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से सीनियर ऑनरेबल मेंबर मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या वज़ीर आज़म, इस सारी बात का मकसद क्या था? वज़ीर आज़म का क्या कहना चाह रहे थे? लोगों की तर्जुमानी लोग, इसलिए कि पाकिस्तान का हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि लोग के नवाज शरीफ साहब के बारे में तासुर अदालतों को ये दिया जा रहा था कि अगर घंटे भी डिले किए गए तो वो क्रिटिकल हो सकता है, और बाकायदा ये बातचीत हो रही थी कि ये जो हुकूमत वक्त ने शर्त जोड़ दी है ECL के, ज़ालिमाना इक़दाम है और इससे शदीद ख़तरा है नवाज शरीफ की ज़िंदगी को।
खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो किधर जाएंगे और क्या होगा। लेकिन ये नहीं निकलता था कि इतने मालदार आदमी को सिर्फ बॉन्ड मांगा जा रहा था, पैसे भी नहीं मांगे जा रहे थे। वो उसकी औलाद, उसकी बेटी, उसके भाई, उसकी माँ सब देने के काबिल थे। अगर इतना ख़तरा था तो क्यों नहीं कह दिया। दूसरी बात, डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान आप खुद सुन लीजिए दोबारा। उन्होंने कहा जब हमारे पास लाए गए थे उस वक्त उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, जब वो अस्पताल से अपने पैरों से चल के गए तो उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी क्रिटिकल थी। कई दफ़ा क्रिटिकलिटी जो है, ऑब्वियसली मैं तो इसको किसी मौजज़े से कम नहीं समझता कि इससे कि मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ, लेकिन मैंने पहला काम क्या किया, गूगल किया। गूगल में मैंने पूछा भाई प्लेटलेट्स, उसमें लिखा हुआ है अगर किसी आदमी के 25,000 से कम प्लेटलेट हो जाए उसको जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, हर जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 2,000 तक पहुंचे। अच्छा, और ब्लीडिंग फिरदौस भाई, फिरदौस ने कथा कलामी की माजरत, फिरदौस भाई ये वाकई मौजूदा होगा मियां साहब का, कथा कलामी की माजरत। एक ज़िमनी सवाल सर ले लें, आप फरमा रहे हैं कि जो डॉक्टर साहबा का बयान है वो नवाज शरीफ साहब के जब वो आए थे तो उस वक्त की सेहत की हालत के बारे में बयान है, जाने के वक्त जो हालत थी उसके बारे में बयान नहीं है। उनके घर जाने के काफी दिन के बाद जाकर ईसीएल से नाम निकाल रही है आपकी कैबिनेट और उसकी ज़ेली कमेटी। जब वो उनका आप दोबारा सुन लें, आपकी कैबिनेट और उसकी ज़ेली कमेटी नवाज शरीफ साहब के घर जाने के काफी दिन के बाद उनका नाम निकाल रही है। आपने गूगल पे जाके सर्च कर लिया, ये कैबिनेट गूगल पे जाके सर्च नहीं कर सकी, ज़ेली कमेटी सर्च नहीं कर सकी। जब मियां साहब को भेजा जा रहा था तो रिपोर्ट्स उस वक्त चेक नहीं हो सकी, यानी कैबिनेट की भी गलती, ज़ेली कमेटी की भी गलती। नहीं ऐसी नहीं है। देखिए आप जो है ना, आप एक चीज़ को इन आइसोलेशन लेके पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लेटलेट्स की कमी होने की कोई वजह होती है। जो कराची से डॉक्टर साहब गए, जो पैनल वहाँ बैठा हुआ था, जितने अरसे उनका वहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में इलाज होता रहा, पहले कहा गया डेंगी तो डेंगी रूल आउट कर दिया गया, फिर कैंसर रूल आउट कर दिया गया, फिर ये कोई वजह फॉर रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स नहीं डिटर्मिन की जा सकी। And that was the question which has brought this whole illness into question की बात आती है in the sense of illness कि जब आदमी को किसी बीमारी की वजह पता चल जाती है तो दुनिया में उसका जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, सही है, या जो चीज़ों से उसको फाका होता है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो बिल्कुल। यानी बादियों नजर में किसी के बारे में ये पता ही ना चले, बादियों नजर में आप ये कहना चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू, या वज़ीर आज़म बादियों नजर में ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है? बादियों नजर में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिस वक्त तक वो सर्विस, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं मैं वज़ीर आज़म साहब का, मैं फिरदौस आई स्टिल स्टिक टू इट। आप बिल्कुल ठीक फरमाएं। मैं वज़ीर आज़म साहब का पूछ रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बात वज़ीर आज़म साहब वो बादियों नजर में क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मियां साहब बीमार नहीं थे? वज़ीर आज़म साहब देखिए बड़ी सीधी सी नहीं देखिए व्हाट इज ही सेइंग कि पर्सन जिसके बारे में इनकी तमाम लीडरशिप जो है वो कहती रही कि ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है, पूरी 15 बीमारियां हैं, 10 हैं, 12 हैं, एक फेरिस्त है, उसकी फिजिकल कंडीशन उतनी डिटेरिएटेड नहीं थी जितनी वो बीमारियों की लिस्ट दिखा रही है। ठीक है। जो हमने वीडियो पे देखी, जो हमने लंदन में देखी, जो उनकी सेहत का आलम देखा, तो वो गो के कॉज फॉर हिज डिजीज इज स्टिल नॉट नोन। आज भी उनके टेस्ट हुए, एक हफ्ते में रिजल्ट आएगा, होपफुली पता चल जाएगा। फिरदौस भाई मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। देखें 4 हफ्ते नवाज शरीफ साहब नहीं होता। नवाज शरीफ साहब अपने घर से एयरपोर्ट तक पहुंचे, गाड़ी बिल्कुल एयर एम्बुलेंस के साथ आकर पार्क हुई। क्या नवाज शरीफ साहब जॉगिंग करते हुए आए थे एयरपोर्ट पे कि आप कह रहे हैं कि जी ये तो हट्टा खट्टा इंसान है, तो भागता हुआ आ रहा है? भाई वो गाड़ी में बेचारे बैठ कर आए हैं। सॉरी अमीर अब्बास साहब, लेट मी टेल यू मैं आपको जवाब, he went from the terminal building, he walked all the way outside in Heathrow। चलिए वहां कौन से करीब था? वीआईपी भी गेट से गए, तब भी इसका मेरे ख्याल से कम भी जो है, जो मुझे पता है वो 200 से 250 मीटर तो उसकी वॉक है फ्रॉम द प्लेन टू द आउटसाइड। आप उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकले, सीढ़ियाँ जो पार्क लेन के अपार्टमेंट की वही 15 सीढ़ियाँ हैं, नीचे आते आते वो गिन लीजिए 6.5-7 फुट की सीढ़ियाँ हैं,
15 सीढ़ियां। अच्छा, तो वो नीचे आए, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है लंदन में लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड का सिलसिला है, बिल्कुल ऐसे। वो भी चढ़ सकते थे। अच्छा, वहां कोई व्हील चेयर में नहीं गया, मुफ्ती साहब से कोई उनको बिठाया नहीं गया। जिस तरीके से वो प्लेन में गए थे वो फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठ के गए, और उसके बाद यहाँ से तो एयर एम्बुलेंस लेके गई, और कतर से किस जहाज में गए? प्राइवेट रॉयल फैमिली के प्लेन में गए, वो एम्बुलेंस में नहीं गए कतर से। यानी आधा सफर तो उन्होंने तय कर लिया ना, एक एयर एम्बुलेंस में महफूज सफर हो गया। चलिए मुफ्ती साहब जरा रहनुमाई लेते हैं। मुफ्ती साहब, सीढ़ियां चढ़ना, लिफ्ट का इस्तेमाल कतर का 2 घंटे का एम्बुलेंस, और उसके बाद जो 6 घंटे वो किसमें? वो रॉयल प्लेन। मुफ्ती साहब, सीढ़ियां चढ़ना, फ्लाइट लिफ्ट का इस्तेमाल ना करना, व्हील चेयर का इस्तेमाल ना करना, जो लाउंज है उस लाउंज से चलकर जहाज तक जाना, ये नकवी साहब की नजर में हो सकता है? अंगूर सामने रखे हुए थे, अंगूर की पूरा भरा हुआ प्याला रखते हैं शुगर के पेशेंट के सामने। डायबिटीज, वाकई डायबिटीज। सबसे पहले तो मैं वो नॉर्वे में जो वाक़या हुआ है उस पर कमेंट करूँगा। तमाम मुसलमान दुनिया के उस पर नाराज़ हैं, और मैंने तो उस वीडियो को देखकर बहुत हैरान हुआ कि उन्होंने बाकायदा उसके लिए कैंपेन की है, वहाँ सिक्योरिटी मौजूद थी, और एक आदमी को कुरान जलाने और फाड़ने का मौका दिया गया। पता नहीं ये किस किस्म की आज़ादी है। आज़ादी उसी को कहते हैं कि आप अपने माफ़ी ज़मीर को बताते हैं, लेकिन आपके माफ़ी ज़मीर से किसी के जज्बात मजरू नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें जो आज़ादी बताई गई है वो ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कभी कुरान मजीद को और कभी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को निशाना बनाते हैं। हम चूँकि दुनिया में कमज़ोर हैं तो इसलिए वो हमारे कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं इसको मानता हूँ कि हमारी वज़ारत ख़ारजा ने उनसे वो किया है, एहतजाज किया है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त होगी, इस वक्त तो नंबर्स करोगे की बात तो नहीं होगी, हुकूमती नुमाइंदे सुन रहा कि इसको ज़रा मज़ीद मौसर कर दिया जाए, और उनकी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, उनके की टेलीनार भी उनका है। अगर ऐसा है तो इस तरह से एहतजाज किया जाए कि एहतजाज के बाद ऐसा वाक़या फिर ना हो, पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे। हम शमीम साहब को सुन रहे थे तो मैं 2-3 चीज़ों को लिंक करता हूँ इस बारे में। एक तो बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सही है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कलसूम नवाज़ भी बीमार थी और मुशर्रफ साहब भी बीमार थे। तो मुशर्रफ साहब ने यहाँ कहा मैं बीमार हूँ, बाहर जाकर उन्होंने डांस की वीडियो भेजी ना, तो इसको भी देखा जाइए वो कौन लोग हैं जो बाहर छोड़ रहे थे उनको। और कलसूम बीवी को तो मर कर बताना पड़ा कि मैं फ्रॉड नहीं कर रही थी और मैं बीमार थी, वाकई बीमार थी। मेरे ख्याल में हम बिचौर नहीं है ना, सियासी मुखालिफत की बुनियाद दलील होती है, ज़ात नहीं होती। इसका मानिए कि मैं आपके सियासी मुखालिफ हूँ तो इसी वक्त मैं आपके लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ, आपके बच्चों की सेहत, आपकी अपनी सेहत, हमारी तो इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर है ना, तो इसको ज़ाती इख्तिलाफ में नहीं बनाना चाहिए। अगर शमीम साहब चंद सवालों के जवाब देते हैं तो आपकी उलझन भी ख़त्म हो जाएगी और मेरी भी। जी, सरकारी मेडिकल बोर्ड, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर अयाज उसको हेड कर रहे थे, सरकारी डॉक्टर अयाज उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बीमार हैं और सख्त बीमार है। एक बात, यास्मीन साहिबा की वहाँ चूँकि वो ख़ुद डॉक्टर हैं तो उन्होंने भी इत्मीनान किया, और ये जो ये कह रहे हैं मुझे इनसे इत्तेफाक नहीं है, यास्मीन साहिबा का कहना कि वाकई बीमार है। एक और बात बताऊँ, आपके जहन में नहीं होगा, शौकत खानम के डॉक्टर फैसल सुल्तान गए, उन्होंने भी कहा कि वो 3 दलाइल हो गए। मेरी चौथी दलील ये है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने डबल चेक किया। भाई वो किसको कहा? कैबिनेट को, कि मैंने डबल चेक किया है कि वाकई बंदा बीमार है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप किसको बता रहे हैं? अपने कैबिनेट के लोगों को बता रहे हैं कि फ्रॉड नहीं है वो। अब आप मुझसे ये सवाल करें कि इतनी ज़्यादा तशख़ीसात के बाद क्या कर रहे हैं? तो एक धरना हुआ है ना, तो इस धरने के बाद हुकूमत के लोग जो है वो बोखला नहीं, आप ऐसे अपने धरने का कर रहा हूँ ना, धरने का कोई डर नहीं। अली, ये जो भड़के हैं ना खान साहब मौलाना साहब पे, वो जरा आपको आगे जाके दिखाता हूँ, वो आपकी भी तबीयत साफ की है उन्होंने। हाँ बिल्कुल साफ हो जरा कैसे ना शेख साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन में थी और जिन अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुशर्रफ साहब की बीमारी के बारे में क्या कहा था, दिखाएं। जो कमर दर्द का बहाना बना के फरार हो जाते हैं,
अदालत जाते जाते अचानक अस्पताल पहुंच जाते हैं और उनको पूरी वहां पर जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है। जी शेख साहब, ये हर दौर में हर सियासतदान ने हिसाब पूरा किया है, आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं अमीर अब्बास, इस मौके पे जबकि मियाँ साहब की तबीयत और उनकी सेहत जो है तशवीशनाक है, इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ आपके लिए या किसी हमारे लिए किसी के लिए भी या तो कोई चीज़ प्रूवन हो गई हो। खुद मेडिकल बोर्ड ने जिसमें सरकारी डॉक्टर हैं जब ये कहा, उसके बाद पूरी कैबिनेट में तमाम मेंबर मौजूद थे, उनके सामने इमरान खान साहब ने कहा कि वो वाकई बीमार हैं। आपने ये सारी बात तो अभी क्लियर कर ली। मैं समझता हूँ इस पर मज़ीद बात करना, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा लंदन में भी कि उनके प्लेटलेट्स जो कम हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। असल में किसी बीमारी की भी जब तक तशखीस नहीं होगी उसका इलाज नहीं शुरू होगा। अब ये मजाक बनाना, पहले तो खुद इजाज़त दी है, ये बातें वो किस तरह गए और क्या क्या हुआ, मैं समझता हूँ बड़ी तफसील से आपने बात कर ली। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, ये बातें तो रोज़ हो रही हैं हमारे हुक्मरानों पे या पॉलिटिशियन पे। अच्छा, ये जो मरियम बीबी ने फरमाया, सूरत हाल आई है ना, जो शेख साहब जो मरियम साहबा ने फरमाया, मरियम बीबी ने तो कंडेम करेंगे के बारे में कहा, कंडेम करेंगे, उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत कहा, बात आपके सामने है और वो हकीकत है। आज तक मुशर्रफ साहब तो वापस नहीं आए, भले वापस साहब तो कमिट करके गए हैं इंशाल्लाह। नहीं, बीमारी के ऊपर ठीक हो जाएगी। आप समझते हैं कि मरियम बीबी को भी नहीं कहना चाहिए था? वो अपना जो है ना उन्होंने अंडरटेकिंग ली है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, अच्छा आप इस बात से आप आम आदमियों की बात करें ना, अभी एक दो इस बात के ऊपर आप क्यों नहीं आ रहे? इस बात से आप देखिए, आप आम आदमी की बिल्कुल बात करें, लेकिन इस बात का भी तो जवाब दे कि अगर आज पीटीआई या इमरान खान अगर आज नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, गैर इंसानी काम कर रहे हैं। यही काम मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था, गैर इंसानी और गैर अखलाकी काम था। नहीं तो वो तो बीमार, अगर अभी उनकी सेहत का क्या हाल है आप मुझे बता दें। कभी आया मुशर्रफ साहब का, उनको तो 3 साल पुरानी बात है ना, 4 साल पुरानी बात है ना जी, जब वो गए थे। 2 दिन हुए हैं, पहले तो उनकी रिपोर्टें आ जाने दे ना, रिपोर्टें आ जाने दे वाकई। तो मैं ये बात बड़ी तफसील से होगी है। मैं जो 2 अहम बातें करना चाह रहा हूँ ना, एक तो ये आया है कि हमारा मुल्क दुनिया के 200 ख्वाजा साद रफीक का भी सुना दें, हेपेटाइटिस कौन सी नेक बातें की थी। एक ये आ गया जो आज 2 खबरें आई हैं, बड़े अवाम की भी तो कोई हम बात कर लेना, लोगों की। एक ये खबर आ गई कि ये जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन है, ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट हो गया है 40,000 रुपए तक की इनकम वालों के लिए। ये इतने बड़ी अलार्मिंग और रोंगटे खड़े करने वाली खबरें हैं जिनके ऊपर हमें बहस करनी चाहिए। करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। हेपेटाइटिस के 2-2.5 करोड़ लोग, मैं अपने इलाके में जब चंडियोट और फैसलाबाद में, आप भी उसी इलाके से हैं, वहाँ पे हर 6ठा आदमी हेपेटाइटिस का मरीज है। उसमें तो हम कोई बात नहीं करें। ये अभी खबर आई है परसों। प्रोग्राम तो इन पे होने चाहिए जिनमें करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ, जो गंदगी का आलम है, मैं कराची रहता हूँ, वहाँ जो यहाँ आलूदगी है, चंडियोट जाता हूँ, वहाँ जो हमने अपने लोगों के लिए, हम अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ पार्टियों की बात, मैं भी अपनी पार्टी की सिर्फ नहीं करूं कि हमारी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, जो काम किए सबके सामने है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ओवरऑल पिछले बड़े सालों, कई दहाइयों से पाकिस्तान दुनिया के हर चीज़ में नीचे से नीचे जा रहा है। आज क्रिकेट का हाल देख लीजिए, हमारे वज़ीर आज़म साहब तो क्रिकेट के बहुत माशाल्लाह मायरनाज प्लेयर हैं, जो आज हमारी क्रिकेट का हाल हो रहा है वो देख लीजिए। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए ना, वो तो प्लेटलेट्स की बात हो रही है। अगर तशखीस हो जाती है लंदन में तो चंद दिनों में ही पता लग जाएगा कि मियाँ साहब अल्लाह करे वो सेहतमंद हो जाएं और उनकी तशखीस ऐसे हो कि कोई ऐसी अलार्मिंग बात नहीं है। तो हम उसमें तो काफ़ी सीर हासिल बहस हो गई। आपने दोनों साइडों से बातचीत सुन ली। खुद कैबिनेट में अपना इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी हालत बड़ी सीरियस है और मैं कंफर्म करता हूँ। खुद कल वो मजाक बना रहे हैं, ठीक है, वो तो उनका वो पॉलिटिशियन है, जिस तरह वो कह ले। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम ये बातें करें जो करोड़ों लोग जिसमें इन्वॉल्व। अच्छा, जो महंगाई का आलम है, जो बेरोज़गारी हमारे यहाँ हो गई है, एक बात बस मैं और थोड़ी सी ये करना चाह रहा हूँ। 5500 अरब रुपए का हमने टारगेट रखा है, लेकिन 4500 अरब भी हासिल नहीं होने वाला। जो 1000 अरब रुपए का खसारा है उसके फर्दर टैक्स लगने वाले हैं। नया बजट आने वाला है, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ।
मैंने अच्छा वो असेंबली में ये कहा था, जो आप पिछले शेख साहब साल का भी इन्होंने गलत जो आप बताया। इकोनॉमी का फरमा रहे हैं उस पे भी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, चूंकि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए आप बेहतर समझते हैं इकोनॉमी को, मैं आपकी राय उस पर लूंगा। सुन लीजिए, जो मैं उस पे ने कहा है, मैं आगे चल के शेख साहब मैं अकाउंट डेफिसिट कम हो, मैं आगे चल के आपकी राय लेता हूं। मैं जरा लेकिन मैं जरा हसन मुर्तजा साहब से देखिए, कह रहा हूं कि हसन मुर्तजा साहब से देखिए, बीमारी के ऊपर सियासत करना, बीमारी पर सियासत करना। शेख साहब मैं आता हूं आपके पास, मैं शेख साहब मैं आपके पास आता हूं, मैं जरा एक दफा मैं जरा हसन मुर्तजा साहब का ओपिनियन ले लूं, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त बीमार हैं, वो भी 3 हफ्ते से ज्यादा अरसे से पेम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और उनके कमर के दर्द की भी शिकायत है। आज भी जरदारी साहब को मुआयना हुआ है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं जरा ये दिखा दें कि माजी में PMLN मुशर्रफ साहब की बीमारी के बाद आज तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर यह एतराज है कि वो बीमारी का मजाक उड़ाने, और प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर का आदमी अगर नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर ऐसे सवाल उठाए कि जिससे शकूक पैदा हो, तो PMLN माजी में क्या कर रही थी? राइट, हसन मुर्तजा साहब चूहा बिल में चला गया है, मर्द का बच्चा बने, ड्रामेबाजियां कर रहा है, यानी अक्रॉस द बोर्ड गलत होता रहा ना। आज भी गलत हो रहा है, पहले भी गलत होता रहा। बेहतर नहीं कि आज सब ये एतराफ करें कि हां गलत था, इसको अब नहीं दोहराना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। जिस तरह आपने कहा ये वाकई गलत है, किसी की बीमारी पे भी सियासत नहीं होनी चाहिए। जिसने भी किया, अगर पीपल्स पार्टी ने भी किया है तो वो भी गलत है, नून लीग ने किया है, PTI ने किया है, जिसने भी किया है, ये कोई तरीका नहीं है। बीमार आदमी होते रहते हैं, और मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से तो शायद मैं इतना नहीं जानता, ज़्यादा बेहतर कैसर अहमद शेख साहब बता सकते हैं, या उनके डॉक्टर्स या फैमिली बता सकती है। जितना हम सुनते रहे, नून लीग का मौक़िफ़ भी सुनते रहे, और वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ भी सुनते रहे, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का मौक़िफ़ भी सुनते रहे, तो उसमें हमें तो कम अज़ कम ये यकीन है कि मियाँ साहब बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। उसके अलावा की जो सूरत हाल है वो नून लीग या मुतलका डॉक्टर्स बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, उन तमाम लोगों को जो है वो नौकरियों से फारिग करना चाहिए, उनको अंदर करके उनसे रिकवरी करनी चाहिए, क्योंकि वो सहूलतकार साबित हो रहे हैं बकौल वज़ीर आज़म साहब या PTI के मौक़िफ़ के। मैं ये बात नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने तो उनकी बातों पे ही जो सुनी है हमने दोनों तरफ से, उस पे ये राय दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसीलिए इन चीज़ों से अवॉइड करती है। जैसे हमने मौलाना साहब से भी कहा कि मौलाना साहब हम आपके साथ मार्च में भी होंगे, हम एहतजाजी जलसों में भी होंगे, हम आपका इस्तकबाल भी करेंगे, हम धरने में नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी सिस्टम को नुकसान पहुँचाएँ। हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारा प्रोटेस्ट हो सकता है, इस मुल्क के और इस मुल्क का जो हमारा निज़ाम है उसको ख़राब हम नहीं कर सकते। तो हमने उनसे माजरत की, मौलाना साहब ने भी मेहरबानी की, उन्होंने हमें उस तरफ का नहीं हुक्म दिया कि आप इधर भी मेरे साथ आओ। उन्होंने कहा ठीक है, जिस हद तक आप जा सकते हैं। मज़हब कार्ड के हवाले से हमने हमेशा ये कहा कि सियासत और मज़हब कतन जुदा नहीं है, लेकिन उस पर सियासत करना वो मुनासिब नहीं है। बाकी मज़हब के लिए, जैसे मुफ्ती साहब ने अभी मजम्मत की है, मैं भी उस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और जो हुआ है वो बज़ाहिर उस वीडियो में भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे पहले इसकी कैंपेन चलाई गई है, टाइमिंग्स सेट की गई हैं कि यहाँ पे ये वाक़या होगा। हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो या किसी और मज़हब की दिल आज़ारी हो। यही बड़ी मुनासिब बात आपने, बड़ी मुनासिब आपने बात की। लेकिन जो सवाल मैं करना चाह रहा, सवाल आपने अपने जवाब की सूरत में रखा है फिरदौस नकवी साहब के लिए। ब्रेक के बाद वापस आकर जरा नकवी साहब से पूछते हैं कि वज़ीर आज़म को तो एक्शन लेना चाहिए था। अगर वज़ीर आज़म को लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, कि जाली रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, तो वज़ीर आज़म को एक्शन लेना चाहिए था। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। शमीम नकवी साहब, जो हसन मुर्तज़ा साहब ने ब्रेक से पहले सवाल उठाया कि अगर प्राइम मिनिस्टर को या हुकूमत को लग रहा है कि कहा कुछ और गया था, दिखाया कुछ और गया था, लेकिन निकला कुछ और,
तो फिर प्राइम मिनिस्टर को तो सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि इस मुल्क में जाली रिपोर्ट्स भी बन सकती है, तो खतरनाक चीज है। इसको तो कल को कोई और एक्सप्लॉइट कर सकता है। आपके ख्याल से इस मुल्क में जाली रिपोर्ट नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, यही तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है। आप देखिए शर्जील मेमन साहब, मैं समझता हूं कि जस्टिस साकिब निसार साहब इतने तो बाशऊर इंसान हैं कि जैतून के तेल की खुशबू और शराब की खुशबू के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, शराब और शहद के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री का रिजल्ट देखा था, क्या आया था? ये तो हसन मुर्तज़ा ही बता सकते हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्यों नहीं एक्शन ले लिया? और सुनना चाहते हैं, शर्जील मेमन साहब अस्पताल में थे, लंगड़ाते फिर रहे थे। जिस दिन बेल हुई अस्पताल से बाहर आई, वॉकिंग स्टिक भी गई, सब कुछ चला गया, असेंबली में घूमते फिरते नजर आते थे। सिर्फ कितने दिन का फर्क था? 2 दिन। और सुनने हैं तो आप देखिए, जो सियासतदान जेल में जाता है उसको फौरन जो है शुगर भी हो जाती है, उसको दिल का आर्जा भी हो जाता है, उसको फौरन अस्पताल में जाना होता है। जब तक उसको अस्पताल नहीं पहुंचता वो मरने वाला होता है। जैसे ही वो अस्पताल पहुंच जाता है, उस अस्पतालों में हम भी जाके उन सियासतदानों से मिल के आए हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। हम खान हॉस्पिटल में भी गए जब जरदारी साहब जबान कटने पे रखे गए थे। कोई जेल लगता है वो? छोड़िए ना, अब जो कुछ ड्रामे इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क की सियासत में बीमारी को कैसे हम भूलें? गुलाम मोहम्मद ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया था कि एक ब्रिटिश नर्स 3 साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करती रही। आप तारीख को भूल गए हैं, तारीख पढ़िए। इस मुल्क के साथ बहुत घिनौने खेल हुए हैं। किस किस ने कौन कौन सी साजिशें की हैं इस मुल्क के साथ, उनको बेनकाब होना चाहिए। ये इतनी आसान बात नहीं है, इतने आराम से जाने देने वाली बात नहीं है कि कह दिया जाए कि लेट्स बी गुडी 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 होते रहे। गुडी गुडी के जमाना गया। इट इज टाइम दैट वी नीड टू कॉल ब्लैक एंड व्हाइट। देयर इज नो ग्रे एरिया, एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर इज कॉलिंग आउट, लेट देयर बी अ फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन। और उसके अंदर अगर यास्मीन राशिद आती हैं या फैसल आते हैं या कोई भी आता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ऐसी सूरत हाल बयान करें। एक दिन पहले के चंद लम्हों की बात है, वक्त गुजर रहा है, जिंदगी खतरे में, कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर फूले में, घर जाके 1 हफ्ता 5 दिन रहते और अब गए हुए 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। ये क्या सिलसिला चल रहा है? या उस वक्त PMLN वालों के दर सुनाइए ना आप बयानात, पिछले 10 दिनों के जाने से पहले के। कितनी इमरजेंसी लागू की हुई थी? क्या उनको शर्म नहीं आती कौम से झूठ बोलते हुए? कहते कि वो बात जो कैसर शेख साहब अभी कह रहे, मुनासिब बात कह रहे कि भाई यस, मैंने भी वो बात पहले कही कि इशू इज सीरियस बिकॉज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि प्लेटलेट्स कम क्यों हुए। बिल्कुल। बट देन डोंट ऑल्सो पोर्ट्रे कि आपकी बीमारी के हालात ये हैं कि आप किसी वक्त भी खड़ीच हो जाएंगे। ये कैसी बात हुई? मुफ्ती साहब, क्या उसकी सियासत? मुफ्ती साहब जरा ये भी जवाब दे दें। छोड़िए, आपको अगर मैं सॉरी, वो मोहतरमा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन एक तकरीर सुना दीजिए जो उन्हीं ने अपनी कैंपेन में की हो। जीतने के ऊपर वर्कर्स के शुक्रिया की तकरीर सुना दीजिए। क्या सियासी जमातों के ऊपर ये फर्ज नहीं है कि किसी बीमार खातून को खड़ा ना करें सियासी मैदान में सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए? अच्छा, आप कुलसूम बीबी के जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था लाहौर में, बिल्कुल सही, जिसकी कैंपेन मरियम नवाज ने की थी। PMLN ने सियासत नहीं की थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था आपकी तरफ से, राइट? मैं जरा मुफ्ती साहब की तरफ की तकरीर नहीं है, बिल्कुल मुफ्ती साहब, वर्कर्स को शुक्रिया की तकरीर नहीं है। एक तो इस पे कमेंट करते हैं, दूसरा इमरान खान साहब और नहीं मुफ्ती साहब से एक मिनट, जो इमरान खान साहब ने परसों मौलाना साहब को दोबारा याद किया अच्छे लफ्जों में, वो जरा दिखा दें क्या कहा। जो अपने आप को एक आलिम के मौलाना कहता है, झूठ बोल के बुलवाया गया इस्लामाबाद कि जी इमरान खान इसराइल का झंडा गाड़ने लगा है। मैं फजल रहमान से पूछता हूँ, तुम्हारे होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या पड़ी है? आप ही काफी हैं इस मुल्क के लिए साजिश करने के लिए। झूठ बोल के लोगों को लेके आया। उधर से जो बाकी बेरोजगार थे, पानी आता है वो भी आ गया। दूसरा शहबाज शरीफ जो झूठा मंडेला, वो भी पहुंच गया। आपके होते हुए किसी साजिश की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। मैं इमरान खान को नसीहत करता हूँ, मुझे उम्मीद है वो कबूल करेंगे। यहाँ तो एक आम केस नहीं है ना
इसको मैं इस नज़र से देखता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आजकल NRO की बात नहीं कर रहे हैं ना, वो हो गया है ना, तो वो तो उठते बैठते खाते पीते 3 अल्फाज नहीं दूंगा NRO, तो इन डॉक्टर्स की रिपोर्ट से NRO हो गया है, तो ये तो वज़ीर आज़म के लिए बहुत सुबकी की बात है। अब पहले मरहले पर वो जो शौकत खानम का डॉक्टर है उसको हटा दिया जाए, यास्मीन राशिद साहब परवीस वालिया निशान है, उसको सज़ा दी जाए, और मेडिकल बोर्ड को भी सज़ा दी जाए, और साथ डबल चेक जो कहा है, डबल चेक, तो अपने आप को भी सज़ा दे दें। इस तरह एक NRO हो गया, और ये दुनिया का वाहिद NRO है कि यानी पूरी कैबिनेट के हाथों से स्लिप हो गई। देखो एक बंदा स्लिप हो गया जाली रिपोर्ट्स में। और क्या हुआ पता है कि NRO मिल गया, लेकिन जिसने फायदा बेनिफिशरी उसका है, बेनिफिशरी जो है उसने मांगा नहीं है। कमाल ये है, उसने मांगा नहीं, वो दिया गया। और एक और कमाल हो गया कि जिसने कहा मैं नहीं दूंगा उसके पास था ही नहीं। नहीं तो जिसने कहा फिर किसने दिया? तो देखो ना, हाँ। देखो ना, जब आप कठपुतली होकर आएंगे ना ठप्पों की बुनियाद पर, तो आपके साथ ऐसे ड्रामे तो होंगे। आप आवाम की बुनियाद पर आ जाएं तो फिर ठीक होगा। अब ये कह सकते हैं जिन लोगों ने इनको 14 महीने दिए, अब ये कह सकते हैं उनको कि ये आपने क्या ड्रामा किया। सही बात यह है, अगर हम सोचें इस मुल्क में जिसके पास इख्तियार होता है उनके पास इख्तियार नहीं होता। ये PTI की बात भी है, ये मेरी भी है, नून की भी, PP की भी है, लेकिन PTI वाले ज़रा आजकल नहीं बोलते, बाद में बोलेंगे। और जिसके बाद इख्तियार होता है वो नज़र नहीं होता। यहाँ भी ये सब कुछ ऐसा हुआ। मेडिकल बोर्ड, शौकत खानम, ये तमाम चीज़ें उसके लिए मोहरों के तौर पर इस्तेमाल हो गई, और NRO हो गया है। आपने कहा इमरान साहब तो हमें याद करते रहते हैं। हमारी ये दरख्वास्त है कि वो हमारे भी वज़ीर आज़म है ना, ये हमारे इलाके में कबाइली इलाके हैं ना, तो एक आप मान रहे हैं ना NRO हो गया है। एक मिनट, फौत हो जाता है, तब्दील नहीं हो जाएगा। एक मिनट ज़रा सब्र जी, ज़रा सब्र। वहाँ एक फौत होता है तो उसके बेटे, कबाइली सरबराह के बेटे को वो बना दिया जाता है उसकी जगह पर, तो लोग आकर उसकी दस्तारबंदी करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, कबीले का सरदार। हाँ, बाद में जब वो कबीले आपस में लड़ाई होती है तो अगर समझते वो जानिबदारी है ना, तो वो कहते हैं जनाब आपकी पगड़ी में तो एक वल, एक पेश तो मेरा भी है, तो आप जानिबदारी क्यों करते हैं? ये हमारा भी वज़ीर आज़म है ना, हमें उनसे उम्मीद है कि वो अच्छे अल्फाज करेंगे। वज़ीर आज़म की हैसियत माँ की होती है, लेकिन आजकल माँ बिफरी हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, वो ज्यादा तेज लहजब चाहिए। तो आप भी तो माँ को घूरने आ गए थे ना, हाँ, ना हमने धरना दिया, पुरअमन दिया ना, पुरअमन धरना दिया, तो माँ को ये कहना चाहिए कि मैं मजबूत हो गया हूँ आपके धरने से, मैं तो हिला नहीं हूँ, और हमारे लिए अच्छे अल्फाज। अब जब पुरअमन धरने के नतीजे में हम बगैर इस्तीफा लिए, बगैर इन बकौल इनके चले गए हैं, अब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, हमें गाली देनी चाहिए थी, भड़काना ये जो गाली दी जा रही है इसका माना है कि कुछ हुआ है ना, जिसको देखकर ये पर्दे के बीच जो देखते हैं ना, तो इनको एक खौफ आ जाता है। उस खौफ को हटाने के लिए चीफ जस्टिस को भी रगड़ा गया, नेब के चेयरमैन को भी रगड़ा गया, बिलावल साहब की नकल भी उतारी गई, मियां शहबाज शरीफ का भी बुरा भला का, तो कुछ गालियां हमारे हिस्से में आ गई, हम इसको बर्दाश्त करेंगे। राइट जी। शेख साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जरा उस पर अपनी राय दें। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 4 साल में तारीखी तौर पे अब जाके पहली दफा कम हुआ है। जी बढ़िया। देखिए ये बड़ा अच्छी सवाल किए, ये सवाल है करने वाला। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये फिरदौस शमीम नकवी साहब सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में हैं, और ये बिल्कुल कारोबार की बात को बड़े एंडोर्स करेंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब असल में उनका मईशत उनका नहीं है, उनका शोबा नहीं है। उनका शोबा तो क्रिकेट था, जिसका हालत मैंने आपको बता दी हमारी टीम की जो हो रही है। मैं ये उस पर आता हूँ, बार बार वो क्रेडिट ले रहे हैं। उनको फिरदौस साहब समझाएं, नकवी साहब, कि अगर तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती तब तो क्रेडिट लेने वाली बात थी। ये कैसे हुआ है ये खसारा कम कि सारी के सारी इंपोर्ट रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का आप देख लीजिएगा, सारी बड़ी इंडस्ट्री आज ही के अखबारों में आया है कि तकरीबन 6% हमारी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा। प्राइस आपने डिवैल्यू इतना कर दिया, उसकी वजह से अब क्या, अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात है? यही बात मैंने
जब फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी अभी IMF से, मैंने बड़ी खुल के उनसे बात की, क्या क्रेडिट आप ले रहे, एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। अच्छा, एक्सपोर्ट अगर 4-5% बढ़ी है ना, 4-5% बढ़ी है, इंपोर्ट 20% कम हुई है, लेकिन अगर 4-5% बढ़ी है ना तो क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, यानी हम सस्ता माल पहले हम जितने भाव पे अगर 10 चीजें बेचते थे तो आज 15 चीजें उसी भाव पे तकरीबन बेच रहे हैं, अपनी मुफ्त चीजें 5 दे रहे हैं, ये हमने क्रेडिट है। कोई समझ नहीं, इस पे बड़ी डिबेट कीजिए, ये बहुत बुरी बात है जिस तरह इंपोर्ट कम हो रही है और उससे ये डेफिसिट ठीक हो रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को क्योंकि ये कह दिया गया, जो कि हमारे शेख हफीज साहब है ना, हर बार वही फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, वो पीपल पार्टी के भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो PTI के भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो काफ लीग के भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 22 करोड़ इनकी अपनी टीम के हैं क्या उनको पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी मिले भी थे, मुझे नहीं पता, फिरदौस नकवी साहब जरूर बताएंगे कि अगर ऐसी कोई बात है वो कहाँ से आ जाते हैं। आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये कब, मैं समझता हूँ अगर फिरदौस शमीम नकवी के पास ये होता फाइनेंस का शोबा तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से चलता, क्योंकि ये लोग समझने वाले, ये अवाम में लोग हैं, इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। वो हफीज शेख साहब तो कह रहे हैं 17 रुपए का टमाटर मिल रहा है, अब ऐसे बंदे को बाहर से लाके और फिर वापस चले जाएंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरे दोस्त ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब क्रेडिट ले रहे हैं ना, इसको या तो वो स्टडी कर ले कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी, इतना नुकसान हो गया, इंपोर्ट कम हुई है, दरअसल आप कह रहे हैं 30-40% इंपोर्ट कम हुई है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इसकी वजह से हमारी ओवरऑल जो, और ये कोई कामयाबी नहीं है बड़ी, वो 310 अरब डॉलर से हसन मुर्तजा साहब अरब डॉलर होगी। और आखिरी बात ये कि ये करप्शन पे आए थे ना, करप्शन को ठीक करेंगे। ये अभी जो लेटेस्ट फिगर आई हैं, वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो वर्ल्ड फोरम ने बताया है ना, उन्होंने बताया कि हमारा 108वां नंबर था, इस साल हम करप्शन में 111वां नंबर हो गए। ये तो है हमारी करप्शन का हाल। राइट, जो हसन मुर्तजा साहब, शाह साहब, जो जरदारी साहब की और फरियाल बीबी की जो दरख्वास्त थी हमारा केस कराची शिफ्ट किया जाए, वो दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है और 26 नवंबर से उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट शुरू कर रही है, जस्टिस उमर अता बंजाल साहब और एजाजुल एहसन साहब। तो ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, साकिब निसार साहब ने कहा था यहाँ लाया जाए। देखिए जी, वो हमारे मैटर्स तो कोर्ट में है, हमने तो कभी अदालतों से ना भागे हैं ना हमने भागना है। हम तो उस वक्त भी अदालतों में पेश होते रहे, 11 साल हमने जेलें काटी, अदालतों में पेश हुए, हमें बाइज्जत बरी किया गया और हमारे अदवार में नहीं किया गया, हमारे मुखालफीन के अदवार में, जिन्होंने हमारे पे केसेस बनाए थे, हम उनके दौर में बेगुनाह हुए और बरी हुए। जहाँ तक ताल्लुक़ है आसिफ जरदारी साहब का, कराची में केस चले या पंजाब में चले, हमारा उस पर मौक़िफ़ ये है कि अगर हुकूमत नैब सिंध पर अदम एतमाद करती है, ट्रायल कोर्ट अदम एतमाद करती है सिंध पर, सुपरवाइजरी कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट अगर उस पर एतराज़ करती है, तो हुकूमत एतराज़ कर रही है ना कि वहाँ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वो असरअंदाज होंगे। हमारे केसेस उन्होंने पिंडी में ट्रांसफ़र कर दिए। तो हम अर्ज़ करते हैं कि अगर वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस था तो क्या पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा? हमें अदालतों पे एतमाद करना चाहिए। हमने बेल एप्लीकेशन वापस ले ली कि हम किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं चाहते, हम किसी किस्म का मजाक नहीं बनना चाहते। रियासत की जिम्मेदारी है हमारा इलाज करवाना, हमारे साथ इंसाफ करना, वो करे। अगर हमारे पे केसेस हैं तो रेफरेंस लाए, साबित करें, ट्रायल करें, सजा जजा दें, जो भी करना है वो करे। हम तो उन पे छोड़ रहे हैं। हमने तो कभी भी ये जिद नहीं की कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और ना ही हम करना चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह बेगुनाह है, हम सुरखरू होंगे। नकवी साहब की एक बात का मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन साहब के हॉस्पिटल से शराब बरामद हुई, बोतल बरामद हुई, शहद था, जैतून था, जो भी था। आप हुक्मरान हैं, आपने उन लेबोरेटरी के टेस्ट को चैलेंज करना है, आपने उसको चेक करवाना है, आप करवाएं, हम तो हाजिर हैं। नहीं, मैं कतन नहीं गंडापुर, और मैं इस किस्म की सियासत करता ही नहीं हूं कि मैं किसी को सही साबित करने के लिए किसी पे इल्जाम लगाऊं। गंडापुर जाने, आप जाने, हमारे साथ जो हमारे पे आपने बात की है, मैं उसके लिए अर्ज कर रहा हूं कि वो आपका काम है कि उस पे हमारे खिलाफ कार्रवाई करें।
हमें अदालत में ले जाएं, हमारा दोबारा लेबॉर्टरी टेस्ट करवाएं, वो आप करवाएं, हम हाजिर हैं जनाब। राइट, लेकिन वो हसन भाई हो नहीं सकता क्योंकि सिंध हुकूमत आपकी है और सिंध का सारा, और वो जो कुछ भी बरामद हुआ था वो शहद था, जो कुछ भी था जो नकवी साहब ने कहा, तो वो सिंध हुकूमत ही कर सकती है, वफाकी हुकूमत तो कर नहीं सकती है। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, वक्त खत्म हो गया जी। जो ख़ानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ज़रा से कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी हुकूमत नहीं है। अब खैर 15 महीने हो गए, अब नहीं है। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।